वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो वेक्टर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे पास जो ज्यादा फेमस मैथमेटिकल ऑपरेशंस है आप लोग जानते हैं वो 4 हैं, जिनमें हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये हमारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इन चारों के बारे में किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन किसके लिए? स्केलर्स के लिए। आपको मालूम है स्केलर्स को कैसे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्केलर्स को जब हम ऐड करते हैं 2 × 2 4, ये हमारे पास कहलाता है अरिथमेटिक रूल, याद रखिएगा, ठीक है। 2 × 2 4, 3 × 5 8, ये जो हमारे पास स्केलर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का वे है, तरीका है, इसे हम बोलते हैं ये अरिथमेटिक वे है। लेकिन आज हमारे पास क्योंकि चैप्टर है वेक्टर्स का, तो आइए जरा देखते हैं कि इन ऑपरेशंस को वेक्टर में कैसे पढ़ा जा सकता है। वैसे मैंने 4 ऑपरेशंस आप लोगों के सामने लिखे हैं, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ पहले 2 यानी कि वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एडिशन की, तो अब क्योंकि आप स्केलर भी पढ़ चुके हैं और वेक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो मैं जब एडिशन की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसकी एडिशन की? स्केलर और वेक्टर की एडिशन, यानी कि हाउ टू ऐड अ वेक्टर इनटू अ स्केलर। या फिर मैं हो सकता है बात कर रहा हूं एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की एडिशन की। यही 2 बातें हो सकती हैं वेक्टर स्केलर में। तीसरी बात, स्केलर और स्केलर को ऐड करना, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अरिथमेटिक रूल 2 + 2 = 4 वाला। अब जरा देखते हैं, ये बात याद रखिएगा कि स्केलर को वेक्टर्स में ऐड नहीं किया जा सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड बाय योर बुक मेनी टाइम्स इन योर एक्सरसाइज। बहुत दफा पूछा जाएगा, क्यों नहीं ऐड कर सकते? याद रखिएगा, स्केलर की डेफिनेशन यह है कि स्केलर्स वो हैं जिनके लिए 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट। वेक्टर की डेफिनेशन यह है कि जिनके लिए 3 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यानी कि ये एक अलहदा फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं और आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट ऐड अ स्केलर इनटू अ वेक्टर। वो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा, कैन वी ऐड अ वेक्टर इनटू स्केलर? आपकी एक्सरसाइज के अंदर आप आंसर देंगे नो, यू कैन नॉट ऐड अ वेक्टर इनटू स्केलर बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, नहीं ऐड कर सकते। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और तरीके से पूछेगा और कहेगा कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर? और जब हम कहेंगे 0 टू नल वेक्टर, तो 0 एक स्केलर है, डिजिट स्केलर होते हैं, और नल वेक्टर एक वेक्टर है, तो इनको भी ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 क्वेश्चन है लेकिन सेम आंसर है, तो इनके बारे में पता चल गया है कि इनको तो भाई ऐड नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात रह जाती है कि क्या वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है? आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी यह है कि वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, जैसे स्केलर को स्केलर में ऐड किया जा सकता है। स्केलर को स्केलर में ऐड किस तरीके से किया जाता था, याद है आप लोगों को? अरिथमेटिक रूल के जरिए ऐड किया जाता था स्केलर को स्केलर में। लेकिन जब वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब हमने वेक्टर को वेक्टर में ऐड करना है, इसे हम बोलेंगे कि ये वेक्टर की वेक्टर में एडिशन है या वेक्टर एडिशन है। और वेक्टर एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, लेकिन मैं उनको यहां पर जमा करता जाऊंगा ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हों। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं
कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर एडिशन में जो आप लोगों को याद रखने। पहली चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि आप वेक्टर्स को ऐड तो कर सकते हैं। अब फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, क्या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर सकते हैं? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप डिस्प्लेसमेंट को फोर्स में ऐड नहीं कर सकते, आप फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं। यानी कि वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको यह भी कहना चाहिए कि ओनली सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड। वेक्टर्स को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, लेकिन उन वेक्टर्स का एक ही फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड इनटू डिस्प्लेसमेंट, force can be added into force, acceleration can be added or subtracted from acceleration. So you cannot add acceleration into force. तो ये पहली बात हुई कि हमारे पास वेक्टर एडिशन among same physical quantities, तो सिर्फ एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जरा देखते हैं कि हमारे पास ऐड करने का तरीका क्या है। अरिथमेटिक रूल तो हो नहीं सकता। यहां पर कौन सा रूल है याद रखिएगा, आप लोग 9th 10th में भी पढ़कर आए हैं, और वो रूल है स्टूडेंट्स कि वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है? हेड टू टेल रूल के जरिए। ये हेड टू टेल रूल होता क्या है, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या है और किस तरह से ये अरिथमेटिक रूल से स्केलर्स के ऐड करने के मेथड से डिफरेंट है। हेड टू टेल रूल को पहले मैं आप लोगों के सामने एक दफा अप्लाई करता हूं और फिर देखते हैं ये क्या है। देखिए, आपने वेक्टर्स ऐड करने, कम से कम दो वेक्टर्स तो आपके पास होंगे। सपोज करो ये दो वेक्टर्स हैं, जिनमें से एक वेक्टर को मैं ए कह देता हूं और एक और वेक्टर है मेरे पास जिसको मैं बी कह देता हूं। अब आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है या बी में वेक्टर ए को ऐड करना है। सपोज करो आपने ए में बी ऐड करना है, तो जब आपने ए में बी ऐड करना है तो आप पहले ए को लेंगे और उसको रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर ए है, आपने बिल्कुल इसको थोड़ी आगे जाकर दोबारा से ड्रॉ कर देना। तो ये देखिए जी, ड्रॉ करते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया ये उसी डायरेक्शन में हो और उतना ही बड़ा हो, क्योंकि तभी आप इसको ए कह सकते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वही हो जो ओरिजिनल वेक्टर ए की है। और फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये है वेक्टर ए की हेड, आपने इसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है, इसलिए हेड टू टेल बोला उन्होंने। लेकिन यहां पर आपने ख्याल रखना है कि इसको उठाते वक्त आप लोगों ने बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया। वही वेक्टर्स हैं ए और बी, लेकिन यहां पर अब वो वेक्टर्स किस तरह से जुड़ गए हैं? हेड टू टेल, एक के हेड पर दूसरे की टेल। तो इसे ही बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि ज्वाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर की टेल कहां पर जोड़े? हेड ऑफ टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो वो तो आपने जोड़ दिया, लेकिन आंसर कहां है? आंसर याद रखिएगा, आप लोग देखें कि भाई पहले वेक्टर की टेल कहां है? ये है पहले वेक्टर की टेल। आखिरी वेक्टर का हेड कहां है? ये है। आप पहले की टेल से आखिरी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करें, ये जो वेक्टर होगा ये आपका आंसर होगा, यानी कि ये है दोनों वेक्टर्स का सम। तो ये है दूसरे अल्फाज में a प्लस बी। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये है रिजल्टेंट। नाम बता रहा है रिजल्टेंट, मतलब इन सब का कंबाइंड रिजल्ट। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्टेंट कहां से होगा? रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन, रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन from
tail of first vector to the head of last vector या second vector इस केस में, to the head of second vector. तो ये स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है. ये है वेक्टर की एडिशन. तो वेक्टर्स को अगर आपने एडिशन के प्रोसेस से गुजारना है तो आपने इस तरह से ऐड करना है. अब इंपॉर्टेंट बातें जो हमने नोट की हैं वो मैं अब आपको सामने यहां से निकालता हूं. पहली चीज आपने देखा कहीं हमने कैलकुलेशन नहीं की. हेड टू टेल रूल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, यानी कि हेड टू टेल रूल एक ऐसा तरीका है जिसमें आपने ड्रॉ करके आंसर निकालना है. दूसरे अल्फाज में इसे बोलते हैं कि हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड. तो ये मैं लिख देता हूं बात यहां पर हम इंपॉर्टेंट चीजें जमा करते जाएंगे और वहां पर समझेंगे. देखिए जी के हेड टू टेल रूल कैसा मेथड है? इज ए ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ड्रॉ करके करते हैं. दूसरा, यहां पर मैंने 2 वेक्टर्स की एग्जांपल ली आप लोगों के सामने, लेकिन क्या 3 वेक्टर्स को नहीं जोड़ा जा सकता? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप फिर वही रूल अप्लाई करेंगे और दूसरे वेक्टर की हेड पर तीसरे की टेल रखेंगे. तो इसका मतलब हेड टू टेल रूल कितने वेक्टर्स के लिए अप्लाई हो सकता है? इनफिनिट वेक्टर्स के लिए. तो इसका मतलब फ्रॉम हेड टू टेल रूल कितने वेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं? कि इनफाइनाइट, जितने मर्जी इनफाइनाइट वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय added by head to tail rule. एक और बात भी हमने यहां से बड़ी जबरदस्त निकाली और वो भी देखते हैं. स्टूडेंट्स, वेक्टर ए था एक वेक्टर, बी था एक वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है जिसको मैंने रेड में ड्रॉ किया. इसका मतलब यहां से हमें एक और बात पता चली कि वेक्टर को वेक्टर में ऐड करे तो आंसर भी वेक्टर आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्केलर्स को स्केलर्स में ऐड करे तो आंसर स्केलर आता है. तो ये बात भी मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास वेक्टर प्लस वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, और वो जो नया वेक्टर आएगा वो भी उसी काइंड का होगा. इफ दिस इज फोर्स वेक्टर देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ फोर्स वेक्टर. अब जरा देखिए स्टूडेंट, रिजल्टेंट बता क्या रहा है? रिजल्टेंट ये बता रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? क्या इधर जाएगा? क्या इधर जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्ट जाएगा इधर को, क्योंकि ये रेड बता रहा है कि अगर 2 फोर्सेस इकट्ठी लगे तो उनका कंबाइन इफेक्ट इस डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब यहां से हम रिजल्टेंट वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं. और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? तो स्टूडेंट्स देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है. रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर. ये एक वो अकेला वेक्टर होता है. रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which gives the combine effect. किनका combine effect? Combine effect of all the given vectors. सारे वेक्टर्स का जो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. आपने एक बात नोट की है, जरा देखें, एक छोटा सा एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूं. ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि विच वन इज रिजल्टेंट, कि इनमें से कौन सा रिजल्टेंट है, और डायग्राम है ए डी
और ये है वेक्टर C। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिएगा, यहां रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान है क्योंकि मैंने उसको डिफरेंट कलर में शो कर दिया है, लेकिन यहां पर तीनों वेक्टर्स एक जैसे लग रहे हैं, रिजल्टेंट कहां से निकालें? तो अब आई एम नॉट श्योर दैट विच वन इज द रिजल्टेंट। तो ऑप्शंस मेरे पास डेफिनेटली तीन ही हो सकते हैं कि या तो वेक्टर A रिजल्टेंट है, या वेक्टर B रिजल्टेंट है, या वेक्टर C रिजल्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने लगा एक बहुत आसान निशानी रिजल्टेंट को ढूंढने की। जब भी किसी डायग्राम के अंदर आप कंफ्यूज हो कि रिजल्टेंट कहां है, तो इसकी सिंपल निशानी याद रखिएगा, वो वेक्टर जिसकी टेल से और हेड से कंसाइड कर रहा हो, मिल रहा हो, वो होता है रिजल्टेंट। बड़ी जबरदस्त निशानी है। यानी कि बी क्यों नहीं रिजल्टेंट? बी की टेल तो टेल से मिल रही है, लेकिन बी का हेड से नहीं मिल रहा, वो तो सी की टेल से मिल रहा है। ए रिजल्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसकी टेल से और हेड से मिल रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हुआ? इसमें सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। तो ये बात भी लिख लेते हैं हम कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कहां से, रिजल्टेंट की जो टेल है कंसाइड्स विद टेल, उसकी टेल से जुड़ रही होती है, एंड हेड से, तो मैं लिख देता हूं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्ट, कि टेल से तो फिर हेड से होगा। अब जरा मजीद आगे लेकर चलते हैं इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, स्केलर के बारे में एक बात याद रखिएगा, जब भी हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, 2 + 2 4 होता है। कोई ऐसा मेथड बता दें जिसमें 2 + 2 3 आता हो, या 2 + 2 5 आता हो ही नहीं ना सकता। इसका मतलब अगर एक 2 है और दूसरा भी 2 है तो आंसर है 4, चाहे जैसे मर्जी आप इसको ट्रीट कर लें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्केलर एडिशन के जो आंसर होता है वो एक आंसर होता है, फिक्स आंसर होता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर की एडिशन फिक्स आंसर नहीं होती, बल्कि वेक्टर की एडिशन का एक रेंज ऑफ आंसर्स होते हैं, यानी कि कई आंसर्स होते हैं। कैसे और क्यों, आइए जरा देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ वेक्टर ऐड किए हैं। ये ब्लू में जो वेक्टर है ये ए है, और ब्लैक में जो वेक्टर है वो बी है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जो वेक्टर ए हर डायग्राम में एक जैसी लेंथ का है, और सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है कि वेक्टर बी पहले वेक्टर ए के पैरेलल था, फिर वो थोड़े से एंगल पर आ गया, और फिर हमारे पास एंगल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कि यहां पर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री था, पैरेलल है। यहां पर हमारे पास एंगल जो है, यहां से एंगल मैं वैसे नहीं बना सकता, एंगल मुझे यहां से देखना है। ये एंगल अब थोड़ा सा 0 के मुकाबले में तो ज्यादा है, ये एंगल 90 हो गया, और ये एंगल जो है वो 90 से भी ज्यादा हो गया, और ये एंगल जो है ये तो 180 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, हम यही देखना चाह रहे हैं कि इस सूरत में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जरा देखते हैं, मैंने आपको अभी हेड टू टेल रूल बताया, मैं इनके रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं। रिजल्टेंट कहां से कहां ड्रॉ होता है? पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। ये रेड में मेरा रिजल्टेंट हुआ a + b। उसके बाद यहां पर रिजल्टेंट कहां से होगा? पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। ये रिजल्टेंट हुआ a + b। उसके बाद पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, ये रिजल्टेंट हुआ a + b। और फिर हमारे पास पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, ये रिजल्टेंट हुआ a + b। और फिर लास्ट में पहले की टेल से आखिरी के हेड तक रिजल्टेंट हुआ ये a + b। नाउ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें, आप देख रहे हैं वही दो वेक्टर्स है, लेकिन एंगल चेंज होने से उनका रिजल्टेंट मुसलसल चेंज हो रहा है। यहां रिजल्टेंट इतना ज्यादा था, रिजल्टेंट थोड़ा सा कम हुआ,
कम होते होते रिजल्टेंट अपने मिनिमम पर पहुंच गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। और कितना होगा, जरा सपोज करो अगर यहां से यहां तक a है 4 और b है 2, तो रिजल्टेंट तो यहां से यहां तक है, तो फिर यहां से यहां तक टोटल कितना बनेगा, 4 + 2 6। यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पहली बात है कब होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट, जब वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। और जब मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है तो उनको कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा ऐड कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर रिजल्टेंट थोड़ा सा कम हो गया और यहां पर रिजल्टेंट मिनिमम हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे भाई रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का मिनिमम कब होता है, तो पहले आप बताएंगे कि जब वो वेक्टर्स क्या हो, एंटी पैरेलल हो। यही वजह है कि अगर इस मार्कर पर दो ऑपोजिट की फोर्सेस लगाऊं, एक इधर को होगी एक इधर को होगी, 180 डिग्री बनेगा। और यहां पर इस पर ये फोर्सेस मैक्सिमम कैंसिल होती हैं क्योंकि एंटी पैरेलल है। लेकिन मिनिमम रिजल्टेंट होगा कितना, जरा देखें। अगर ये था 6, a 6 था और ये ब्लैक वेक्टर जो है वो 4 है, अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया किस्म का, तो बाकी ये कितना रह गया, ये 6 है ये 4 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, डेफिनेटली 2 होगा। क्या किया आपने, माइनस कर दिया ना मैग्नीट्यूड्स। इसका मतलब अगर हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात, मिनिमम रिजल्टेंट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका मतलब क्या रिजल्टेंट फिक्स होता है, हरगिज नहीं। रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है, जब वेक्टर्स पैरेलल हो, और रिजल्टेंट कब मिनिमम होता है, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को भी हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस पॉइंट को कैसे लिखना है हम लोगों ने। तो हमने देखा कि पैरेलल वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और होता कितना है, जितना उनके मैग्नीट्यूड का सम है। और अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स ना हो बल्कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, तो उस सूरत में जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा। और कितना होगा, जितना उनका डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट जरा चेक करते हैं कि आप लोगों ने ये जो 2-3 बातें मैंने बताई हैं इनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया है और समझ लिया है या नहीं। तो आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखें, ये आपके पास एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है, बड़ा ही सिंपल एमसीक्यू है। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय नंबर 1 हेड टू टेल रूल। क्या वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड किया जाता है, बिल्कुल पढ़ा अभी हम लोगों ने। क्या वेक्टर्स को अरिथमेटिक रूल से ऐड किया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं सर अरिथमेटिक रूल से तो नहीं ऐड किया। अरिथमेटिक रूल से किसको ऐड करते हैं, वो तो स्केलर्स को ऐड करते हैं। 2 + 2 4, बोथ ए एंड बी, तो आप कहेंगे कि सर ये भी नहीं हो सकता, और नन की तो ऑप्शन यहां यूज ही नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय, और आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे हेड टू टेल रूल। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये जो वर्ड है ना बेटा कैन बी, ये बड़ा डेंजरस वर्ड है। कैन बी का मतलब होता है कि हर छोटी से छोटी एक्सेप्शन का भी ख्याल रखना है। कहीं कोई एक खास जगह तो ऐसी नहीं जहां पर आपके पास अरिथमेटिक लग सकता है। ये देखें स्टूडेंट, याद है मैंने आपको बताया था थीटा अगर 0 हो तो ये 4 है ये 2 है, तो रिजल्टेंट यहां से यहां बनेगा, कितना बनेगा, 6 नहीं बनेगा। ये कौन सा रूल है, 4 + 2 6, ये तो अरिथमेटिक रूल है। इसका मतलब अगर वेक्टर पैरेलल हो तो बिल्कुल ऐसे ऐड होते हैं जैसे डिजिट्स, नंबर्स या स्केलर्स ऐड होते हैं। और यहां पर देख लें, ये 6 था ये 4 था, तो रिजल्टेंट कितना आया, 2। कैसे निकाला, 6 - 4, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट किया जैसे हम अरिथमेटिक रूल्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब अगर वो कैन बी कह रहा है तो फिर इसमें हमारे पास दोनों बातें दुरुस्त हो सकती हैं, क्योंकि कुछ खास जगह ऐसी हैं जहां वेक्टर्स बिल्कुल उस तरह से ऐड हो जाते हैं जिस तरह से स्केलर्स ऐड होते हैं। अब जरा देखिए, अगर ये इस तरह से लिखा होता, वेक्टर्स कैन बी ना लिखा होता, बल्कि ये लिखा होता कि वेक्टर्स कैन बी की जगह वेक्टर्स आर एडेड। अब आर कह रहा है, आर का मतलब है वो यूजुअल पूछ रहा है कि आमतौर पर वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं। तो आमतौर पर तो आपको पता है हेड टू टेल रूल, फिर हेड टू टेल रूल सही ऑप्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन बी, ये दो वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट निकाले। अब इनका रिजल्टेंट निकाला, अगर ये स्केलर होते मैं कहते हैं इनका एडिशन करो, आप कहते हैं अच्छा एक 70 एक 20 है सर, 70 + 20 90 न्यूटन, इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन ये वेक्टर्स है ना, और हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर्स में हमारे पास वेक्टर जो है वो उनका जो रिजल्टेंट जो है वो डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शन पर। और मजे की बात ये है कि डायरेक्शन तो याद ही नहीं हुई, तो मैं अगर कहूंगा भाई 70 और 20 का आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर मुझे क्या मालूम, मुझे तो आप ये ड्रॉ करके देंगे फिर ही पता चलेगा कि उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। लेकिन अगर आप क्लेवर हैं तो आप लोग याद रखिएगा, समटाइम आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। समटाइम्स ई कैट एम कैट में भी आपको सही ऑप्शंस नहीं ढूंढना, अजीब बात कह रहा हूं लेकिन सही बात कह रहा हूं, सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको सही आंसर कभी नहीं मिल सकता, लेकिन आपको गलत आंसर्स मिल सकते। ये क्या मतलब है जरा देखें। मुझे मालूम है अगर एक 70 एक 20 है, मैक्सिमम आंसर इनका कब आएगा, जब ये पैरेलल होंगे, और कितना आएगा, जितना इनका सम होगा, क्योंकि मैंने ऐड करना है पैरेलल में। 70 + 20 कितना सम हुआ, 90। इसका मतलब इनका मैक्सिमम आंसर आया भी तो 90 न्यूटन आएगा, और 100 न्यूटन तो 90 से भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम आंसर से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता सही आंसर कौन सा, लेकिन मुझे ये पता है ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम से भी ज्यादा है। अगर ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हो, एक 70 एक 20 है, तो जब ऑपोजिट जोड़े तो माइनस करते हैं, तो हमारे पास 70 में से 20 माइनस करूंगा तो 50 न्यूटन। इसका मतलब आंसर जितना मर्जी कम हो जाए 50 से कम नहीं हो सकता। तो मुझे पता चल गया, इसका मतलब ये जो 40 लिखा है ये भी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमम 90 हो सकता है और मिनिमम 50 न्यूटन हो सकता है। यानी कि मेरा आंसर 50 और 90 के दरमियान में ही होगा, ना 90 से ज्यादा ना 50 से कम। और 50 और 90 के दरमियान में क्या 80 आता है? अब आपका रेंज के अंदर 80 आ रहा है, आप कहेंगे इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए कितना ट्रिकी हो सकता है वेक्टर्स को सॉल्व करना, और एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट और कितना मायने खेज है। स्टूडेंट्स एक बात मैंने आपको नहीं बताई, और वो कौन सी बात है, मैंने यहां पर ए को बी में ऐड किया, यानी ए वेक्टर पहले लिया और बी वेक्टर बाद में लिया। लेकिन अगर मैं ए में बी ऐड करने के बजाय बी में ए ऐड कर दूं तो फिर क्या बनेगा, उसके लिए मुझे पहले लेना पड़ेगा बी। तो ये बी है, मैं बी को पहले लूंगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये हो गया वेक्टर बी, और हेड टू टेल रूल से मैं वेक्टर बी के हेड पर ए की टेल रखूंगा। तो अगर मैं वेक्टर बी के हेड पर ए की टेल रखूं, ये ए वेक्टर है, इसको उठाकर सीधा यहां रख देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो आपको मालूम है ये वेक्टर ए आ गया। स्टूडेंट रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, रिजल्टेंट तो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक होता है। स्टूडेंट पहले की टेल ये है, आखिरी का हेड ये है, तो रिजल्टेंट अभी भी यही ड्रॉ होगा। इसका मतलब सेम वेक्टर a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम वेक्टर b प्लस a को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वेक्टर्स को जोड़ने जा रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप a को b में ऐड करते हैं या b को a में ऐड करते हैं, आपका ऑर्डर ऑफ एडिशन नहीं इंपॉर्टेंट। इसे मैथमेटिक्स की टर्म में कहते हैं कि आपकी वेक्टर एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है आज का, और ये क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ एडिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन की तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, आपका आंसर सेम आएगा। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको कहे बगैर बता दूं, और वो ये बात मैं आपको किए बगैर बता रहा हूं कि वेक्टर एडिशन जो है इज ऑल्सो एसोसिएटिव। मैं इसकी रीजन नहीं दूंगा, आप खुद 3 वेक्टर्स लें और 3 वेक्टर्स को जोड़कर देखें कि अगर आप a और b को पहले ऐड कर दो और फिर तीसरा वेक्टर c ऐड कर दो, या पहले b और c को ऐड कर दो और फिर a ऐड कर दो, तो क्या आपका आंसर सेम आता है? मैं कह रहा हूं कि सेम आना चाहिए। इसे बोलते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। ये स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में बहुत इनरिच लेक्चर है जिसमें मैंने सारी चीजें जो बच्चों को वेक्टर एडिशन से रिलेटेड
उनके जहन में कंफ्यूजन होती हैं, वो सारी आप लोगों के सामने लिख दी हैं। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे, इसको रिपीट भी करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।